अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। आज की क्लास थोड़ी सी लेट है। 3 सितंबर की क्लास है और ये आर्टिकल लिखा गया है मणिपुर की वायलेंस एक नया मोड़ ले चुकी है। ड्रोन्स का इस्तेमाल होने लगा है वायलेंस के लिए। अभी तक तो गोलीबारी चल रही थी, मारपीट चल रही थी। अब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर अटैक ड्रोन से हमला कर रहा है मणिपुर में और चिंताजनक सिचुएशन है। चलिए आर्टिकल को शुरू करेंगे विद आवर क्विज। क्लास पूरी बेसिक से है, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों को साथ लेके हमें चलना है और जो भी क्लास में सीखेंगे उसी के ऊपर बेस्ड है आपका आज का क्विज। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, क्लास के अंत में इन क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। सही मन से क्लास को लोगे जोश के साथ में तो 8 में से 8 नंबर आपको मिलेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए लेक्चर को बिना देरी के शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, गुजरात में फ्लड्स चल रही हैं। गुजरात में मैं पोस्टेड हूँ और ट्रैवल जॉब होने की वजह से और इन बाढ़ की वजह से, फ्लड्स की वजह से स्केड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है पिछले 10-15 दिनों से। चलिए कोशिश करता हूँ मैं ऊपर नीचे भी हो तो भी क्लास ज़रूर आपको मिले, हर रोज़ मिले। कह रहा है जी अनदर एस्केलेशन। ये एस्केलेशन वर्ड जो है ना, इसके कई मीनिंग्स हैं, ध्यान से समझना, सब कनेक्टेड हैं। आप कभी किसी मॉल में जाएंगे तो आपको वहाँ एस्केलेटर मिलेगा। अब ये क्या होता है भला? ऐसी सीढ़ियाँ जो अपने आप ऊपर चलती हैं या नीचे आती हैं। हिंदी में लिखा होता है स्वचालित सीढ़ियाँ, अंग्रेजी में बोलते हैं एस्केलेटर। और ये एस्केलेटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपको एस्केलेट करता है, ऊपर लेकर के जाता है। एस्केलेटर का काम क्या है? नीचे से आपको ऊपर ले जाना। आप खड़े रहें और अपने आप सीढ़ियाँ चलती रहें। समझ पाए इतना? एस्केलेट से वर्ड बना है और वहीं से एस्केलेशन नाम का नाउन बना है और इसका मतलब होता है किसी छोटे से मामले को और बड़ा कर देना। जब दो लोगों के बीच का झगड़ा हो, सिर्फ बातचीत चल रही हो, अचानक से एक आदमी दूसरे को पीटने लगे तो आप बोल दें वहीं पे कि मामला एस्केलेट कर चुका है, मामला और गंभीर हो गया है। कह रहे जी और एक एस्केलेशन हमने मणिपुर में देखा, एक और मामले को हमने तूल पकड़ते हुए देखा। चलिए कैसा एस्केलेशन था? कह रहे जी ड्रोन अटैक्स इन मणिपुर कॉल फॉर एन ओवरहॉल ऑफ द गवर्नमेंट्स अप्रोच। जो ड्रोन हमला है मणिपुर में, एक जाति दूसरी जाति पे ड्रोन फेंक करके मार रही है रात के अंधेरे में। कह रहा है ये हमले जो है ना, ये कॉल फॉर करते हैं या डिमांड करते हैं। इन हमलों से एक मांग पैदा होती है और मांग है ओवरहॉल की, कायाकल्प की। ओवरहॉल यानी पूरे तरीके से किसी चीज़ को नए सिरे से बनाना, कायाकल्प करना। और ये कायाकल्प होनी चाहिए सरकार की अप्रोच में, एन बीरेन सिंह की सरकार की, गवर्नमेंट की जो है काम करने के तरीके में। सरकार की अप्रोच बिल्कुल फेल है, इसीलिए मामला रोज़ बढ़ जाता है। वायलेंस शांत होने की बजाय नए नए तरीक़ों से उमड़ पड़ती है। ड्रोन अटैक्स सब्जेक्ट है, कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, आपको पता होगा। इसका मतलब होता है किसी की मांग करना। जैसे यूथ जॉब्स की मांग कर रहा है तो यूथ आर कॉलिंग फॉर जॉब्स, है ना, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ओवरहोल मैंने आपको बताया, रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं इसको, नए सिरे से पुनर्निर्माण करना किसी चीज़ का, या इसको बोलते हैं कायाकल्प, एकदम से चीज़ों में नया बदलाव लाना। आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालेंगे। सारे वर्ड्स शुरू में एक साथ मोटे मोटे देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। देखिए यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ रही हैं। इन क्लासेस के साथ में आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस चाहिए हो अपने एग्जाम्स के लिए तो डाउनलोड करें YET योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। आपकी अपनी ऐप है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऐप पे। जैसे राइटिंग का कोर्स, इस कोर्स में 60 से 70 घंटों में आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाई जाती है। फिर आपको ऐसे लिखना हो, रिपोर्ट लिखना हो, आंसर लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, ये सब इसमें बेसिक से कवर होता है। 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, फ़ायदा ले चुके हैं। इसी तरीके से आपको मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स मिलेगा जो कि राइटिंग कोर्स का ही बड़ा फॉर्म है। इसमें आपको सारे टॉपिक जो सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी हैं राइटिंग के हिसाब से, जैसे आंसर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे टॉपिक आपको 200 घंटे के इस कोर्स में अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं। कोर्स पे भी कुछ कूपन चल रहे हैं, फ़ायदा ले लेना। बैंकिंग और SSC के कोर्स में फुल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स, मेंस के, क्लरिकल PO के एक साल के प्रैक्टिस कोर्स हैं। हर क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में तैयार कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई क्वेरी हो तो ये WhatsApp नंबर है, इस नंबर पे आप टीम से जुड़े, उनसे कुछ पूछना हो तो पूछ पाएंगे।
चलिए वोकैब शीट अपनी, पहला वर्ड है डास्टर्डली। आपने एक वर्ड सुना होगा डेस्परेट, और एक वर्ड सुना होगा कावर्डली। कावर्ड से बना हुआ है। कावर्ड मतलब बुज़दिल, कावर्डली मतलब बुज़दिली भरा, और डास्टर्डली से डी डी से जो वर्ड बना है वो है डेस्परेट। एक ऐसा काम डास्टर्डली होता है जो डेस्परेट तौर पे कावर्डली हो, निहायत ही बुज़दिली भरा हो। डेस्परेट समझते हो आप? बस आदमी को कुछ भी करके, जब किसी काम के लिए आप डेस्परेट होते हैं तो बस आप उसको काम को कैसे भी कर ही लेते हैं, है ना। एकदम अंदर से आपके इस तरह से आप उस मूड में आ जाते हैं। तो अगर आप डेस्परेटली कावर्डली हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर के बुज़दिल हो रहे हैं, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ होगा। दोनों को जोड़ करके डास्टर्डली नाम का वर्ड बनाया गया है। सेपरेटिस्ट इन द वैली हैव टारगेटेड नॉन कश्मीरीज इन डास्टर्डली अटैक्स। जो अलगाववादी हैं घाटी में, उन्होंने टारगेट किया है नॉन कश्मीरियों को निहायत ही बुज़दिली भरे अटैक्स के जरिए, डास्टर्डली हमलों के जरिए। चलिए, ये वर्ड को डेस्पिकेबल भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड डास्टर्डली इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है अपना एनश्राइंड। 2-3 दिन पहले आया था, फिर आ गया आज। श्राइन होती है दरगाह, और दरगाह में क्या होती है, एक बॉडी होती है किसी संत महात्मा की, उसको अंदर दफना देते हैं और फिर लोग आकर के उस पर पूजा इबादत करते हैं। अगर कोई चीज़ एनश्राइंड है तो वो उस डेड बॉडी की तरह है, उस महात्मा की जो श्राइन में रखी हुई है। श्राइन का बॉडी के बिना कोई वजूद नहीं है, समझ पाए आप? वो बॉडी जो है श्राइन का एक अभिन्न हिस्सा है, इनसेपरेबल पार्ट है। अगर कोई दरगाह होगी तो वहाँ बॉडी ज़रूर होगी। तो वैसे ही अगर आप कोई चीज़ के अंदर बस जाते हैं, उसका अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं, इनसेपरेबल पार्ट बन जाते हैं, तो आप एनश्राइंड हो जाते हैं। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल वैसे जैसे अंग्रेज़ों ने इस वर्ड को बनाया था, दरगाह से, श्राइन से। और फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे मूल अधिकार और कर्तव्य, हमारे हक और फ़र्ज एनश्राइंड हैं, अंदर बसे हुए हैं, इनसेपरेबल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। एंट्रेंच भी बोलते हैं इसको, एम्बेडेड भी बोलते हैं, डीप रीटेड, डीप सूटेड भी बोलते हैं। देखिए, एंट्रेंच वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, और ये एनश्राइंड का सिनोनिम है, ट्रेंच नाम के वर्ड से बना हुआ वर्ड है। ट्रेंच क्या होता है? जब दुश्मन से आप लड़ाई करते हो बॉर्डर पे, तो आमने सामने खड़े होकर नहीं करते हो, आप ट्रेंच बना लेते हो, ज़मीन में गुफाएं बना लेते हो, मतलब ऊपर से खुली होती हैं एकदम, समझ गए ना आप? ट्रेंचेस बोलते हैं उनको। इनमें छुप छुप के आप जाते हो और फिर निकल करके हमला करके फिर अंदर घुस जाते हो। तो वैसे ही अगर कोई चीज़ एंट्रेंच्ड है तो ट्रेंच बना करके आपके अंदर बैठी है, अंदर घुसी हुई है। चलिए, अगला वर्ड है अपने पास लैकेडेसिकल। लैकेडेसिकल और एल से बनने वाले सारे वर्ड्स ढीलम ढाल के लिए यूज होते हैं, देख लेना सारे। लैकेडेसिकल, लिस्टलेस, लिथार्जिक, लैक लस्टर, लैंग्वेज और लेड बैक। ये सारे जो वर्ड्स हैं आलसी आदमी, ढिलम ढाल करने वाले आदमी से जुड़े हुए हैं। एक ही दिमाग के एक ही कोने में एल से बनने वाले पांचों वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंडिया कैंट बी करेक्ट विद अ लैकेडेसिकल अप्रोच। भारत के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको ढिलम ढाल रवैये से आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। जब एक जॉब के लिए 50,000 एप्लीकेंट्स हों, है ना, रेशो कुछ इस टाइप का खतरनाक रेशो हो, तो ढीलम ढाल वाले आदमी का कुछ काम यहाँ पे नहीं है। चलिए, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे आज। अगला वर्ड है अपना एविंस। एविंस का मतलब होता है दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेट करना किसी चीज़ को साफ साफ तरीके से। जैसे जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी आवाज़ तेज़ हो जाती है, आपका मूड खिंचा हुआ आ जाता है। तो आपका खिंचा हुआ मूड और आपकी जो तेज़ आवाज़ है वो एविंस करती है, साफ साफ तरीके से दिखाती है आपके एंगर यानी गुस्से को। समझ पाए आप कितना इजीली इस वर्ड को यूज किया जा सकता है? एग्ज़ाम ठीक है, रूटीन लाइफ में ये वर्ड काम आने वाला वर्ड है। द कॉन्विक्ट डिड नॉट एविंस एनी रिमोर्स। कॉन्विक्ट ने, गुनहगार ने नहीं दिखाया साफ तरीके से, एविंस नहीं किया कोई भी पछतावा, कोई भी रिमोर्स। और क्यों? अपने क्राइम के लिए, अपने गुनाह के लिए। मतलब गुनाह करने के बाद भी वो एकदम चोरी सीना चोरी वाला एटीट्यूड था। कोई भी रिमोर्स, कोई भी रिग्रेट, कोई भी उन्होंने पछतावा अपना एविंस नहीं किया। एक्सप्रेस करना भी बोल सकते हैं एविंस को। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, शो, डिमॉन्स्ट्रेट या एक्सप्रेस। लास्ट वर्ड है अपना एनस्यूइंग। एनस्यूइंग को हिंदी में बोलते हैं परिणाम स्वरूप आने वाला, या इसको आसान भाषा में बोलते हैं अंग्रेजी में रिजल्टेंट या रिजल्टिंग।
समझ गए ना, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, हिंदी बोल सकते हैं नतीजा न आने वाली चीज़, अगर नॉर्मल हिंदी की बात करें। द पैंडमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स एंड द एंशूइंग अनएम्प्लॉयमेंट हैव रूइंड द होल इकॉनमी। पैंडमिक के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन्स, पैंडमिक की वजह से लगे हुए जो लॉकडाउन्स, इंड्यूस्ड मतलब पैंडमिक की वजह से जो इंड्यूस हुए, और उसके नतीजन आने वाली या एंशूइंग जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बेरोजगारी है, उसने रूइन कर दिया है, बर्बाद कर दिया है पूरी अर्थव्यवस्था को। चलिए, एंशूइंग को आप कॉनकमिटेंट भी बोलते हैं। जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के साथ में आए उसके रिजल्ट के तौर पे, तो वो कॉनकमिटेंट होती है। ठीक है ना, तो ये वर्ड आप कॉनकमिटेंट, यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। वोकैब ऑफ कोर्स आज की इजी नहीं है, लाइट नहीं है, हैवी वोकैब है। आर्टिकल पे आ जाओ, अपने 5 वर्ड्स आपने देख लिए, आर्टिकल को शुरू करें। एक समरी आपको दे दें, मणिपुर में 16 महीने हो गए वायलेंस को चलते, और वहाँ पे जो बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार है, बीजेपी पार्टी की जो गवर्नमेंट है एन बीरेन सिंह की अगुवाई में, और सेंटर की गवर्नमेंट जिसने अभी प्रैक्टिकली वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, बस सिर्फ घोषित नहीं किया, लग गया है। दोनों विफल रहे हैं, दोनों नाकामयाब रहे हैं वायलेंस को रोकने में। ऐसा वहाँ के सीएम का दावा था कि 6 महीने में मैं वायलेंस को ख़त्म कर दूंगा, कुकी जू और जो मैतेई कम्युनिटी है, इन दोनों के झगड़े को सुलझा दूंगा। लेकिन इस स्टेटमेंट के आने के बिल्कुल बाद में कुकी जू कम्युनिटी के लोगों ने मैतेई लोगों पे ड्रोन से हमला कर दिया, हाल ही में 2 दिन पहले, और इस हमले में 2 लोगों की मौत भी हुई। और ये हमला हमें दिखाता है कि वायलेंस थम नहीं रही है, ये आग तो और लंबी ज़्यादा आगे फैलती जा रही है। इस आर्टिकल में क्रिटिसाइज़ किया गया है सरकार की अप्रोच को, कि जिस तरीके से सरकार चल रही है, मामला थम नहीं रहा है, मामला गर्म हो रहा है। सरकार को त्यागपत्र दे करके अपनी अप्रोच में चेंज लाना चाहिए, एन बीरेन सिंह को मणिपुर से हटाना चाहिए। टोन आज की क्रिटिकल, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, साथ में कंसर्न, अपनी चिंता को जाहिर किया जा रहा है मणिपुर पे। चलिए शुरू करें। कह रहे जी, इन अ सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन ऑफ एन ऑलरेडी फ्रॉड सिचुएशन इन मणिपुर, 2 persons were killed and at least 9 were injured in a bomb attack using drones in villages in Meitei majority Imphal West district. कह रहा है जी, इन अ सिग्निफिकेंट डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन मतलब मामले का बद से बदतर होना, डिटेरियोरेट होना, खराब होना, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा। कह रहा है जी, एक ऐसी घटना में जो है डिटेरियोरेशन की या मामले के बद से बदतर होने की, और मामला कौन सा बदतर हो रहा है, ये एक ऐसी फ्रॉड सिचुएशन का हो रहा है, ऐसी तनाव वाली फ्रॉड बोझिल सिचुएशन का हो रहा है जो है मणिपुर में। कह रहा है इसमें 2 आदमी मारे गए और कम से कम 9 इंजर हो गए या चोटिल हो गए एक बॉम्ब अटैक के जरिए। और ये बॉम्ब अटैक हुआ था यूज़ करते हुए ऑटोमेटिक ड्रोन्स को उन गांवों में जो है मैतेई की मेजॉरिटी वाले इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के। तो कुकी जो ट्राइबल्स हैं, कुकी जू, जिनका मैतेई से झगड़ा है, दोनों का आपस में है, तो कुकी जू लोगों ने उनके जो, समझ गए ना, उनके जो इंसर्जेंट्स हैं, जो लड़ाके हैं, उन्होंने रात में ड्रोन से हमला किया मैतेई के गाँवों में, 2 लोगों को मार गिराया और 9 लोगों को इंजर कर दिया। पर्सनस की वर्ब है वर किल्ड, 9 की वर्ब है वर इंजर्ड। 9 का मतलब यहाँ पे 9 लोगों की बात हो रही है, 9 पर्सनस नहीं लिखा गया, ये पर्सनस पहले आ गया ना, तो दूसरी बार छोड़ दिया। डिटेरियोरेशन मतलब चीज़ों का बद से बदतर होना, एक्सेस्पिरेशन या एक्सेसबेशन भी बोलते हैं इसको। फ्रॉड मैंने आपको बताया था, कोई भी सिचुएशन तब फ्रॉड होती है जब वो बहुत ज़्यादा टेंस हो, बहुत बोझिल हो, बहुत तनाव से भरी हुई हो। तो यहाँ पे फ्रॉड सिचुएशन मणिपुर वाले की, तनाव वाली सिचुएशन की बात हो रही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ इसके बाद, कहानी सी है ये। कह रहा है जी, द परपेट्रेटर्स आर बिलीव टू बी कुकीजू मिलिटेंट्स। जो परपेट्रेटर हैं, जो गुनहगार हैं, जो इस अंजाम को गुनाह करने वाले, इस गुनाह को अंजाम देने वाले हैं, वो बिलीव्ड हैं, माने जाते हैं कि वो कुकी जो मिलिटेंट्स ही होंगे। भाई 2 जातियों का झगड़ा है आपस में, मैतेई जो जनरल हैं, कुकी जो एसटी हैं, तो एसटी वालों ने जनरल पे हमला किया होगा ना, जब झगड़ा इनका है तो ये हमले के गुनहगार वही माने जाते हैं, कुकी जू वाले, उनके लड़ाके, उनके मिलिटेंट्स। परपेट्रेटर वर्ड कई बार आ गया पिछले कई दिनों में। गुनहगार को बोलते हैं, बदमाश को बोलते हैं, रॉन्ग डूअर को बोलते हैं, इसको कल्प्रिट और मिसक्रिएंट भी बोला जाता है। लिख दूँ यहाँ पे,
क्रिएंट। तो ये जो मिसक्रिएंट थे ये कुकी जो लोग हैं। कुकी जो कोई, एक सेकेंड रुकना, कुकी जो किसी का नाम नहीं है, एक जाति का नाम है। ट्राइबल जो मणिपुर के हिल्स में रहती है, पहाड़ों में रहती है। मिलिटेंट यानी लड़ाके। कह रहे जी कुकी जो ग्रुप्स एंड पार्टीसन्स हैव क्लेम्ड दैट द अटैक्स वर इन रिटेलिएशन टू एन अटेम्प्ट बाय मैतेई विजिलेंटे। कह रहे कुकी जो के जो ग्रुप्स हैं जिनका माना जाता है हमला जिन्होंने किया है, और उनके जो पार्टीसन्स हैं, पार्टीसन्स मतलब एक ऐसा आदमी जो एक पार्ट या एक हिस्से की तरफ झुक गया है, जिसने अपनी पार्टी बना ली है, चुन ली है और उसी की तरफ सपोर्ट करेगा। समझ गए ना आप, सपोर्टर या फॉलोवर को बोलते हैं पार्टीसन। कह रहे जी कुकी जो ग्रुप और इनके जो सपोर्टर्स हैं, इन्होंने ये क्लेम भी किया है कि ये हमले जो हैं ये रिटेलिएशन में हैं, जवाबी कार्रवाई में हैं। रिटेलिएशन यानी काउंटर रिप्लाई, जवाबी कार्रवाई। और किसकी? ये एक उस अटेम्प्ट की है, उस कोशिश की है जो है मैतेई के विजिलेंटी के द्वारा, मैतेई कम्युनिटी के लड़ाकों के द्वारा, एंड इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा, जो ऐसे ग्रुप हैं जो इंसर्जेंसी करते हैं, हिंसा करते हैं। और क्यों? ये सारी इनकी कार्रवाई का अटेम्प्ट क्या था? मैतेई के विजिलेंटी और इंसर्जेंट ग्रुप्स का जो अटेम्प्ट था वो था एम्बुश करने का, रातों रात, रात के अंधेरे में हमला करने का कुकी जो पीपल को इस एरिया में। तो इन्होंने बोला हाँ हमने ही मारा है ड्रोन, और हमने इसलिए मारा है क्योंकि जिन लोगों पे हमने ड्रोन मारा है वो लोग भी यही कोशिश कर रहे थे कि वो हमारे लोगों को रात के अंधेरे में एम्बुश करें। एम्बुश क्या होता है? एकदम क्या बोलते हैं उसको, ताक लगा करके जब आप हमला करते हो ना, दुश्मन का पता नहीं होता आपके बारे में, आप झाड़ी में छुपे रहते हो और अचानक से हमला बोल देते हो, उसको बोलते हैं एम्बुश। तो आप लोगों ने एम्बुश किया, हमने आप पे ड्रोन फेंक दिया, बात हो गई बराबर, ऐसा इनका कहना है। कुकी जो ग्रुप्स एंड पार्टीसन्स की वो हैव क्लेम्ड, इन दोनों लोगों ने या दोनों ग्रुप्स ने क्लेम किया है, अटैक्स की वो वर इन रिटेलिएशन टू समथिंग, यानी किसी चीज़ के जवाबी हमले में। रिटेलिएशन का मतलब ही होता है जवाबी हमला। विजिलेंटी मैंने आपको, चलो ये वर्ड समझा देता हूँ डिटेल में। देखिए विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल, कॉशियस, सावधान, जो आदमी अपने आसपास चौकन्ना रहे, चीज़ों को समझे, और वहीं से वर्ड बनाया गया विजिलेंटी। ये विजिलेंटी एक ऐसा आदमी है जो कानून को बनाए रखने के लिए कानून को अपने हाथ में ले लेता है। जैसे इसने कहीं पे किसी को चोरी करते हुए देखा तो ये चोर को भी खुद रोकेगा, सज़ा भी वहीं दे देगा चोर को, पुलिस को फ़ोन भी नहीं करेगा। तो इस तरह के लोग जो समाज में कानून हाथ में लेते घूमते हैं और बहाना ये देते हैं कि हम कानून के रखवाले हैं, उनको अंग्रेजी में बोला जाता है विजिलेंटी। विजिलेंटिज्म कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से गलत है, एक गुनाह है। आप अगर करते हो तो ये बैटमैन वाली बात हो जाएगी, बैटमैन नहीं बन सकते हो आप, है ना। तो इनका यही कहना था कि मैतेई लोग कम्युनिटी के भी कुछ विजिलेंटी घूम रहे हैं जिनको लगता है कानून अपने हाथ में हम ले लेंगे, उन्हीं पे हमने ड्रोन मारा है। इंसर्जेंट मतलब जो इंसर्जेंसी करे, जो विद्रोह करे, झगड़ा करे या लड़ाकेपन करे, है ना, इंसर्जेंट। कह रहे जी वाइल दिस क्लेम रिमेन्स अनप्रूवन द यूज ऑफ ड्रोन्स, a tactic employed by pro-democracy insurgents in Myanmar against the junta, points to a dangerous escalation। कह रहे जहाँ इनका ये दावा जो है वो अभी भी अनप्रूवन है कि हम ही ने ड्रोन मारा है और हमने मारा इसलिए, शायद इन्होंने मारा भी ना हो, इनसे लगता भी ना हो, इनके पास ड्रोन भी ना हो। कह रहे जी जहाँ ये दावा जो है अभी भी पता नहीं लगा है सही है गलत है, वहाँ एक चीज़ बिल्कुल साफ़ है कि जो इस्तेमाल हुआ है ना ड्रोन्स का, जिसने भी किया है, और ड्रोन्स क्या है, अब देखो इस डैश से डैश के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये बाद में पढ़ेंगे, तो सेंटेंस चलने दो आगे, इसको छोड़ दो। कह रहे जो इस्तेमाल है ड्रोन्स का, ये पॉइंट करता है एक खतरनाक एस्केलेशन की तरफ, बढ़ावे की तरफ। और ये बढ़त किस में है? एस्केलेशन ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, इस जातीय झगड़े की है इन द स्टेट मणिपुर में। ठीक है ना, ड्रोन किसी ने भी किसी को मारा हो, लेकिन ये पता लग गया कि ड्रोन आने से मामला बढ़ेगा, ये झगड़ा अब सिमटने वाला नहीं है। चलिए सेंटेंस की मीनिंग आपने आत्मा समझ ली क्या है। क्लेम की वर्ब है रिमेन्स, क्लेम रिमेन्स अनप्रूवन। यूज़ की वर्ब है पॉइंट्स, द यूज़ पॉइंट्स टू अ एस्केलेशन। एस्केलेशन मैंने आपको बताया था, जैसे वो सीढ़ियाँ होती हैं आपको नीचे से ऊपर ले जाती हैं, वैसे ही कोई मामला नीचे से ऊपर आ जाए और बढ़ जाए तो उसमें एस्केलेशन हो जाता है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट यानी एथनिसिटी से या जाति से रिलेटेड कोई झगड़ा। चलो अब ड्रोन्स के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बीच में जो मिस कर दी उसको भी पढ़ो। कह रहा है जी ड्रोन्स कुछ नहीं है,
ये हैं एक टैक्टिक, ये हैं एक पैतरा जो एम्प्लॉय किया जाता है, काम में लिया जाता है प्रो डेमोक्रेसी इंसर्जेंट्स के द्वारा, डेमोक्रेसी के हक में जो लड़ाके हैं उनके द्वारा। और कहाँ पे? म्यांमार में। और किसके खिलाफ? वहाँ की तख्ता पलट करने वाली आर्मी के खिलाफ, जिसको बोलते हैं हुंता। लिखा जाता है जुंता, बोला जाता है हुंता। ठीक है ना। तो ये म्यांमार से देख करके, पड़ोस में म्यांमार है, वहाँ से देख करके मणिपुर के लोगों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर दिया होगा। क्लेम की वॉर रिमेन्स, बाकी सब आपने देख लिया। चलिए अब और आगे बढ़ें। Karachi coming in the wake of CM N. Biren Singh's assertion that a peaceful resolution will be achieved in 6 months. The dastardly attacks could indicate that they are either a deliberate ploy to hide intentions or just another reminder that ethnic hostilities remain entrenched. अब ये बता रहा है ये हमले से बिल्कुल पहले क्या हुआ था। कराची आते हुए, कम करते हुए, इन द वेक ऑफ, पीछे पीछे, इन द वेक ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ के फॉलो करते हुए, उसके बिल्कुल बाद। कराची आते हुए बिल्कुल पीछे पीछे CM N. बीरेन सिंह की असर्शन के दावे के। दावा ये था कि एक शांति समझौता, पीस रेजोल्यूशन पा लिया जाएगा या अचीव कर लिया जाएगा अगले 6 महीनों में। कराची इस स्टेटमेंट के बिल्कुल बाद जो आते हुए हमले हैं, ये जो डास्टर्डली अटैक्स हैं, निहायत ही कायरतापूर्ण हमला है, बुजदिली वाला हमला है, ये इंडिकेट कर सकता है 2 चीज़ों को। पहली चीज़ तो दैट ये कि या तो ये एक जाना माना, जाना समझा डेलिब्रेट प्लॉय है, पैतरा है टेंशन्स को बढ़ाने का। तो ये हमला जो है इस चीज़ को जो है इंडिकेट करता है, या तो टेंशन्स बढ़ाने का एक ये पैतरा है कि टेंशन ख़त्म ना हो, और या फिर ये एक रिमाइंडर है, याद ताज़ा करवाने वाली एक चीज़ है कि जो जातीय हॉस्टिलिटी है, एथनिक शत्रुता है, एनिमोसिटी है, दुश्मनी है, वो बहुत एंट्रेंस्ड है, अंदर बसी हुई है, इनग्रेन्ड है ना, अंदर एनश्राइंड है। देखा था ना वर्ड आपने, एनश्राइंड, लिख देता हूँ यहाँ एनश्राइंड। तो ये जो पूरा हमला है ये बिल्कुल एन बीरेन सिंह की स्टेटमेंट के बाद आया। स्टेटमेंट ये है कि 6 महीने में झगड़ा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ये हमला हुआ, बहुत कायरतापूर्ण हमला था। अब ये इंडिकेट करता है 2 में से एक बात, या तो इस स्टेटमेंट की वजह से आया है कि हमला कर दो कहीं टेंशन्स ख़त्म ना हो जाए, टेंशन्स को बढ़ाने के लिए था, या फिर ये इंडिकेट करता हुआ आया है कि जो इनका झगड़ा है वो बहुत गहरा है, ऐसे 6 महीने में सुलझने वाला नहीं है। पीस रेजोल्यूशन की वर्ब है विल बी अचीव्ड, अटैक्स की वर्ब है कुड इंडिकेट, डास्टर्डली यानी डेस्परेटली कावर्डली, बहुत ज़्यादा बुजदिली वाला। दे की वर्ब है आर, है ना, दे आया अटैक्स के लिए। द अटैक्स आर अ डेलिब्रेट प्लॉय, प्लॉय मतलब पैतरा, इसको टैक्टिक भी बोलते हैं, मैन्यूवर भी बोलते हैं, और डेलिब्रेट यानी सोचा समझा, इंटेंशनल, जानबूझ करके किया हुआ काम कहलाता है डेलिब्रेट या पर्पसफुल। हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता, दुश्मनी, और इसकी वर्ब है रिमेन। एंट्रेंस होना, अंदर बसा हुआ होना, एंश्राइंड होना, डीप सीटेड, डीप रूटेड होना, अभिन्न हिस्सा होना, एकदम अलग पार्ट ना होना। चलिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज हैं, लंबे भी हैं, वोकैब भी अच्छी है, कोशिश कर रहा हूँ मैं हर चीज़ आप समझ पाएँ। बढ़े आगे। कराची दैट इंसर्जेंट्स कुड यूज सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स टू अटैक सिविलियंस ऑल्सो सजेस्ट अ ग्लेरिंग इंटेलिजेंस फेलियर। कराची दैट ये बात की, कौन सी बात, कि ये जो इंसर्जेंट्स हैं, जो लड़ाके हैं जिन्होंने हमला किया है, ये यूज़ कर सकते थे सोफिस्टिकेटेड या एडवांस्ड ड्रोन्स को, और क्यों, अटैक करने के लिए सिविलियंस को। कह रहे ये बात जो है ना, ये भी सजेस्ट करती है, ये भी बात हमें बताती है कि ये किसको बताती है, एक ग्लेयर करता हुआ, चमकता हुआ, साफ साफ दिखता हुआ इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस की नाकामयाबी। और किसको बताती है, और साथ में बताती है इनएबिलिटी को सिक्योरिटी फोर्सेस की टू इंश्योर दैट द मिलिटेंट्स आर कंटेन्ड। तो ये बताती है इंटेलिजेंस के फेलियर को और हमारी असक्षमता को, नकारेपन को, मणिपुर में लगी हुई सिक्योरिटी फोर्सेस का, वहाँ पे लगी हुई पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का, जो इंश्योर करने में थी कि मिलिटेंट्स को कंट्रोल या कंटेन किया जाएगा, उनको सीमाओं में बांध के रखा जाएगा। तो अगर ड्रोन यूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हवा भी नहीं है कि वहाँ होता क्या है। आपके सामने ड्रोन यूज़ हो गए, मतलब आपको कुछ पता भी नहीं है ड्रोन कब आए, कब लगे और कब उड़े और कब, ठीक है ना। चलिए
दैट की वर्ब है सजेस्ट, दैट मतलब ये बात की। इंसर्जेंट्स की वर्ब है कुड यूज़। जब भी दैट के बाद में कोई नाउन रखा हो और नाउन की खुद की वर्ब हो तो दैट की अपनी वर्ब अलग से आएगी। और दैट का मतलब क्या होगा उस केस में, ये बात की। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ, बड़ा इजी सा है, कॉन्सेप्ट देख लेना। बहुत सारे सेंटेंसेज ऐसे ही मिलेंगे, दैट होगा, फिर एक नाउन होगा, फिर उस नाउन की खुद की वर्ब होगी। ग्लेरिंग यानी चमकता हुआ, एकदम साफ साफ दिखने वाला। कह रहे जी द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशंस। सरकार ने पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है ऑर्डर कर दिया है। कॉम्बिंग ऑपरेशन क्या होता है? कॉम मतलब कंगा, कॉम्बिंग ऑपरेशन मतलब कंगे कंगे चलाना लोगों में। मतलब क्या है इसका? जैसे कंगे में से बाल होके गुजरते हैं ना, कुछ भी फंसा हो बाहर निकल जाएगा, वैसे ही वहाँ पे लोग जो है उनको सर्च और स्कैन ऑपरेशन से निकाला जा रहा है। सरकार क्या बोल रहा हूँ मैं, सिक्योरिटी फोर्सेस सड़कों पे लोगों को रोक रोक के चेक कर रही हैं, किसी की गाड़ी में कोई विस्फोटक नहीं हो, किसी के पास कोई ड्रोन ना हो, है ना, इस तरह से। तो गवर्नमेंट ने कॉम्बिंग या सर्च एंड सीज या स्कैन ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया है। कह रहे जी बट दिस विल नॉट बी इनफ, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। कैसे? कह रहे जी अनलेस देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मेजर टू डिसआर्म द वेरियस ग्रुप्स इन द वैली एंड द हिल्स द सिचुएशन कुड एक्सेसरबेट फर्दर। कह रहा है कि जब तक ऐसा ना हो या अगर ऐसा ना हो, अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, और क्या ना हो, एक स्ट्रॉन्ग सा मेजर ना हो, एक बहुत ही मजबूत कदम ना हो, डिसआर्म करने का, हथियार डलवाने का। डिसआर्म करना, किसी के हथियार उससे ले लेना, और हथियार डलवाने हैं बहुत सारे ग्रुप्स के इस वैली में, मणिपुर की घाटी में, और हिल्स में भी, ऊपर पहाड़ों में भी। कह रहे जब तक ये काम नहीं करोगे ना, कोई मजबूत कदम नहीं उठाओगे लड़ाकों से हथियार सरेंडर करवाने का, ये सिचुएशन जो है एक्सेसरबेट होगी और बद से बदतर होगी, डिटेरोरेट होगी आगे बढ़ करके फर्दर। समझ गए ना? तो ये सारे हथियार पुलिस थानों से लूटे हुए हैं, ड्रोन तो पता नहीं कौन कहाँ से लाया होगा। तो जब तक सरकार अपने थानों के, अपने पुलिस वालों के हथियार ही वापस जब तक रिकवर नहीं करती, तब तक यही समझो मामला ऐसे ही खराब से बदतर होता रहेगा। चलिए, अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो। कैसा ना हो? ऐसा ना हो। ना इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, तो जब ना लग गया तो फिर वर्ब के आगे आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस देयर इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग मेजर, नॉट अ स्ट्रॉन्ग मेजर गलत हो जाएगा। अनलेस में ना लग गया, अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, तो फिर ना यहाँ पे दूसरी बार नहीं लगेगा, इसके बाद नॉट वाला सेंटेंस नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसा ही अनटिल के साथ भी करना है। अनटिल का मतलब होता है जब तक ऐसा ना हो, अनलेस का मतलब अगर ऐसा ना हो, अनटिल मतलब जब तक ऐसा ना हो, दोनों के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए, मेजर की वर्ब है इस, सिचुएशन की वर्ब है कुड एक्सेसरबेट। बद से बदतर होना, वर्सन होना, डिटीरोरेट होना, एक्सेसरबेट, एक्सेस्पिरेट, सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। देखो सारे आपके सामने लिख दिए हैं, बार बार ये वर्ड्स आएंगे। ऊपर डिटीरोरेट आया था, यहाँ पे ये आ गया है ना। चलिए बड़े आगे, मुझे ऐसा लग रहा है आपको हैवी लग रहा होगा आपका आज का आर्टिकल। कोई बात नहीं, कभी कभी हैवी भी पढ़ना चाहिए ना। बाकी सैटरडेज़ को या संडेज़ को मैं बिगिनर वाली क्लासेस लाना शुरू कर दिया हमने लास्ट वीक से, और आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। चलिए, कह रहे फॉर नियरली 16 months both the union and state governments have been content with using security forces। कह रहा है जी पिछले 16 महीनों से दोनों ही सरकारें, सेंटर में बैठी बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, और स्टेट में बैठी बीजेपी की सरकार, एन बीरेन सिंह की सरकार, कह रहे दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वो कंटेंट विद रही हैं, सेटिस्फाइड विद रही हैं। कंटेंट विद होना, किसी चीज़ से सेटिस्फाइड होना, और किस चीज़ से? खाली सिक्योरिटी फोर्सेस के इस्तेमाल से। और क्यों? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। और कैसे? थ्रू द क्रिएशन ऑफ बफर जोन्स, बफर जोन्स को क्रिएट करके, बीच के फासले को क्रिएट करके। और किन के बीच का फासला? बिटवीन द हिल्स एंड द वैली, पहाड़ और घाटी के बीच का फासला। आई बात समझ में? एंड फॉर द स्टेटस को टू रिमेन इंटैक्ट, और पॉलिटिकल स्टेटस को के, राजनीतिक यथास्थिति के बने रहने के लिए अनचेंज्ड या इंटैक्ट। तो 16 महीने से सरकार सेंटर और मणिपुर की क्या कर रही है? फौजियों को उतार रखा है, अपने पैरामिलिट्री वालों को, इनफैक्ट आर्मी वालों को भी उतार रखा होगा, और इनको उतार के बोला हुआ है तुम ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। और बफर जोन बना रखे हैं। बफर जोन होता है ऐसा एरिया जिसमें ना आप आओगे ना मैं आऊँगा।
अपने बीच का एक फासले का एरिया होगा 2-3 किलोमीटर का, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज रहेंगी। तो बफर जोन बना रखा है जिससे दोनों कम्युनिटी अलग अलग रहें, पहाड़ वाले पहाड़ में, घाटी वाले घाटी में। और इनकी पॉलिटिकल स्टेटस को बना हुआ है, राजनीतिक तौर पे यथास्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है, बीरेन सिंह की सरकार आज भी कायम है। तो ये दोनों तीनों काम करके 16 महीने से सरकार जो है एकदम सब चंगा सी कंटेंट विद है, सेटिस्फाइड है, अपने आप से संतुष्ट है। समझ गए ना? पावर बनी हुई है, बाकी सब फौजें उतरी हुई हैं, चलता रहेगा मणिपुर। इस तरीके से 16 महीने से सोच रहे हैं। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्ब है हैव बिन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ये रहे हैं, कंटेंट विद रहे हैं, है ना, सेटिस्फाइड रहे हैं। कंटेंट विद होना, सेटिस्फाइड होना, लेकिन ध्यान रखना इसको कंटेंट नाम के वर्ड से कनेक्ट ना करें। अगर आप किसी चीज़ को कंटेंट करते हैं तो आप कंटेंडर बन जाते हैं, उसको चैलेंज करने वाले चैलेंजर बन जाते हैं। When you contend something, you oppose something। ठीक है? कोई नया कानून आया, लोगों ने उसको अपोज किया, उसका विरोध किया, पीपल कंटेंटेड द न्यू लॉ। लेकिन ये वर्ड कंटेंट से अलग है। कंटेंट विद होना, किसी चीज़ से सेटिस्फाइड होना, दोनों को डिफरेंट याद रखना। आज के क्विज में आपसे पूछे हुए हैं। आई एम नॉट कंटेंट विद योर हार्डवर्क, मैं आपकी मेहनत से संतुष्ट नहीं हूँ, है ना। चलिए, कह रहा है जी रिपीटेड वायलेंस एंड इनएबिलिटी ऑफ बोथ गवर्नमेंट्स लेड बाय द रूलिंग बीजेपी टू वर्क आउट एनी ब्रेक थ्रू दैट विल अलाउ फॉर इवन अ डायलॉग बिटवीन सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दीज कम्युनिटीज सजेस्ट दैट दिस पॉलिसी इज अ फेल्ड वन। कह रहा है जी बार बार की हिंसा और जो असक्षमता है, इनएबिलिटी है, इनकॉम्पिटेंस है, नकारापन है, दोनों ही सरकारों का। और दोनों सरकारें जो लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सेंटर में भी और मणिपुर में भी। और नकारापन किस चीज़ में? वर्कआउट करने में, निकालने में, किसी बड़ी कामयाबी को, ब्रेक थ्रू को। ब्रेक थ्रू आपको याद होगा, बड़ी कामयाबी को बोलते हैं। और कह रहे वो कामयाबी जो अलाउ फॉर करे, इतनी इजाज़त दे, यहाँ तक कि एक छोटी सी डायलॉग भी हो सके, बातचीत भी हो सके सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स में, सभ्य समाज के लोगों में, दोनों इन कम्युनिटी से, कुकीजू से और मैटेई से। कह रहे ये वायलेंस और सरकार का नकारापन, ये दोनों चीज़ें पता क्या दिखाती हैं? ये सजेस्ट करती हैं कि इनकी पॉलिसी फेल्ड है, इनकी नीति असरदार नहीं है। समझ गए ना? आप झगड़ा सुलझा रहे हो 16 महीने से, लेकिन झगड़ा बढ़े जा रहा है और आगे से आगे बढ़ रहा है। मारने वाले लड़ाकू लोग तो झगड़ा कर ही रहे हैं, सभ्य समाज के लोग भी एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, दोनों कम्युनिटीज़ के। तो ये बातें सिर्फ यही दिखा रही है कि जो आप कर रहे हो वो फेल है ना, आपके पूरा कारनामा जो है आपका फेल है। वायलेंस और इनएबिलिटी की वर्ब है सजेस्ट, दैट की वर्ब है विल अलाउ फॉर। दैट आया है ब्रेक थ्रू के लिए, ब्रेक थ्रू यानी बड़ी कामयाबी, अ ह्यूज सक्सेस किसी मामले में। पॉलिसी की वर्ब है इस। ब्रेक थ्रू वर्ड मैंने आपको बहुत बार करवाया है, सबको आना चाहिए, बड़ी कामयाबी के लिए यूज़ होता है। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है सेटबैक, बड़ा फेलियर, डिबैकल, फियास्को। याद है ना आपको? ब्रेक थ्रू, सेटबैक एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। इन दोनों से एक अलग वर्ड और भी है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। तीसरा वर्ड है जी फीट। कितने बच्चों को याद है ये? चलो, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा है और परसों की क्लास में आया था ये, सैटरडे वाली में, ठीक है ना। फीट का मतलब होता है बड़ा कारनामा, कामयाबी नहीं, कारनामा, अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट। समझ गए ना? बड़ा कारनामा, बड़ी सफलता, बड़ी नाकामयाबी, तीनों के अलग अलग वन वर्ड्स हैं। चलिए, कह रहे जी देयर इज लिटिल डाउट लेफ्ट एनी मोर दैट द हार्डनिंग ऑफ एथनिक आइडेंटिटीज among Meitei and Kuki-Ju communities is a consequence of the failure। कह रहे जी ना के बराबर ही लेफ्ट जो है, डाउट लेफ्ट हुआ है या बचा है। देयर इज लिटिल डाउट जो है लेफ्ट एनी मोर, ना के बराबर ही शक हमें अब बचा है। और किस चीज़ पे? कि जो हार्डन होने का काम है, मजबूत होने का काम है, जातीय पहचानों का, एथनिक आइडेंटिटीज़ का। मैं कुकी-जू हूँ, तू मैती है, तू मेरा दुश्मन, मैं तेरा दुश्मन। कह रहे ये जो हार्डनिंग होने का काम है ना, जातीय पहचान का, आइडेंटिटी का, मैतेई और कुकी-जू के समुदायों में,
कह रहा है जी ये कॉन्सिक्वेंस है, नतीजा है फेलियर का, नाकामयाबी का, उन पॉलिसीज़ का जो परस्यू की गई हैं, जो पॉलिसीज़ को लगाया गया है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सिंपल सेंटेंस, कुछ देखने वाला इसमें और नहीं है। डाउट की वर्ब है इज़, ठीक है ना, डाउट की वर्ब है इज़। हार्डनिंग की वर्ब है इज़। हार्डनिंग मतलब किसी चीज़ का और हार्ड होना, कड़ा होना, मजबूत होना और पक्का होना। एथनिक आइडेंटिटीज़ वहाँ पक्की होती जा रही हैं। लोग अपनी जाति देख करके जो है कामकाज करते हैं वहाँ पे। मेरी जाति का आदमी है, तेरे से बात करूँगा, तू मेरी जाति का नहीं है तो मेरा दुश्मन है ना। ये होता है हार्डनिंग ऑफ आइडेंटिटीज़। समझ में आ रहा है सब कुछ? चलो, सरकार की बुराई कर रहा है अच्छे से, और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी नीदर पीएम मोदी नॉर बीरेन सिंह हैज़ चेंज टैक। कह रहा है ना तो पीएम मोदी ने ना सीएम बीरेन सिंह ने अपने रास्ते को, अप्रोच को, पिच को, रास्ते पाथ को चेंज किया है। चेंज टैक करना, अपनी धुन बदलना, जिस धुन में आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसको चेंज कर देना। कह रहा है दोनों में से किसी ने भी अपनी धुन को अभी तक नहीं बदला। और कब से नहीं बदला? कह रहा है जी सिंस द सेटबैक फेस्ड बाय बीजेपी इन 2024 इलेक्शन। कह रहा है उस सेटबैक से, उस बड़े झटके से, नाकामयाबी से जो बीजेपी ने फेस की 2024 के इसी साल के लोकसभा चुनावों में। व्हेन इट लॉस्ट बोथ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट, जब बीजेपी ने खो दिया दोनों ही अपनी लोकसभा की सीटों को मणिपुर नाम के राज्य में। तो देश भर में भी सीटें खोई, मणिपुर में भी सीट नहीं मिली इनको, बड़े झटके इनको चुनावी हुए। लेकिन उसके बावजूद ना तो पीएम मोदी ने ना मणिपुर के सीएम ने अपना रास्ता, अपनी धुन, अपना टैग जो है चेंज किया। समझ गए ना? मोदी और सिंह की वर्ब है चेंज्ड। चेंज टैग करना, रास्ते को बदलना, अभी समझाया था। सेटबैक यानी बड़ी नाकामयाबी, ब्रेक थ्रू यानी बड़ी कामयाबी, और फीट मतलब बड़ा कारनामा। सेटबैक को फियास्कल और डिबैकल भी बोलते हैं, ये वर्ड अच्छे से याद रखना, ठीक है। यहाँ सेटबैक आ गया। कह रहा है जी सेंटर कंटिन्यूज टू इग्नोर क्रिटिक्स ऑफ इट्स लैकडायसिकल अप्रोच। केंद्र सरकार की बात करें तो वो आज भी जारी है इग्नोर करना आलोचकों को इसकी लैकडायसिकल अप्रोच का, इसकी ढीलम ढाल वाली अप्रोच का। केंद्र सरकार आज भी अपनी ढीलम ढाल वाली अप्रोच जो है मणिपुर में उसको मानती नहीं है, और कोई कुछ कहता है तो उसको इग्नोर करती है। कह रहा है वाइल मिस्टर सिंह इज हेल बेंट ऑन रिमेनिंग इन पावर, जबकि मिस्टर बीरेन सिंह जो हैं हेल बेंट है, पूरी तरीके से उतारू हैं, कमिटेड हैं। और किस चीज़ पे भाई? पावर में बने रहने पे, कुर्सी से चिपके रहने पे। और किसके बावजूद? कह रहा है जी बावजूद यानी डिस्पाइट हिज इनकॉम्पिटेंस एंड अ डिस्टिंक्ट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बावजूद उनकी इनकॉम्पिटेंस के, उनकी अकुशलता के, उनके नकारापन के, और उनके साफ साफ डिस्टिंक्ट, एकदम अलग अलग, साफ साफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के, कॉन्फिडेंस की कमी के, जो दिखाया गया है एविंस्ट है बाय बोथ कम्युनिटीज़। ना तो कुकीजू ने वोट दिया, ना मैतेई ने वोट दिया, बीजेपी को पूरे मणिपुर ने ही वोट नहीं दिया, ठीक है ना। तो बीरेन सिंह जो है बिल्कुल अभी भी उतारू दिखाई देते हैं कि पावर में कैसा भी बना रहूं, चाहे मेरे को कोई सपोर्ट यहाँ के लोगों से ना मिलता हो, जब अगली बार चुनाव होगा तभी कुर्सी छोड़ूंगा, उससे पहले किसी को और नहीं बैठने दूंगा। और अपनी इनकॉम्पिटेंस के बावजूद भी, इनकॉम्पिटेंस समझ गए होंगे आप, आपकी असक्षमता, अकुशलता, या देसी भाषा में कहीं आपका नकारापन। लैकडायसिकल, लैगर्ड, लेथार्जिक, याद है ना सारे वर्ड्स, एल से शुरू होने वाले, ढीलम ढाल वाले, आलसी पने वाले। सेंटर की वर्ब है कंटिन्यूस, क्रिटिक यानी आलोचक, लैकडायसिकल ढीलम ढाल वाला। बीरेन सिंह की वर्ब है इज, बेंट ऑन होना, इंटेंट ऑन होना, किसी चीज़ पे उतारू होना। और इनफैक्ट ऑन या अपॉन दोनों लगाया जा सकता है, बेंट ऑन समथिंग और बेंट अपॉन समथिंग, ठीक है ना। किसी चीज़ पे आप उतारू हैं, बस करके ही मानेंगे उसको, तो वहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको डिटर्मिन्ड टू, कमिटेड टू, रेजोल्यूट इन, फोकस्ड ऑन, इन सब वर्ड से बताते हैं। लेकिन इस ऑन की जगह कभी ऐट मत लगाना, इस पे आपको अक्सर ग्रामर का क्वेश्चन मिलेगा। बेंट एट समथिंग नहीं होता, ठीक है। ये बेंट और हेलबेंट एक ही बात है। चलिए, डिस्टिंक्ट मतलब एक तरफ से अलग, एकदम से अलग दिखाई देने वाली कोई चीज़, एकदम क्लियर चीज़। एविंस्ड मतलब दिखाया गया, शो किया गया, मैनिफेस्ट या एक्सप्रेस किया गया, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है लोगों के द्वारा।
While the fresh attacks call for security forces to calibrate a strong response, a concomitant change in approach and leadership in the state is a must. कह रहे जहाँ ये जो नया अटैक है, ये सारे के सारे अटैक मांग करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की कि वो कैलिब्रेट करें, वो फाइन ट्यून करें, वो रीएडजस्ट करें एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स को। पहले जो आपका चल रहा था वो रिस्पॉन्स काम नहीं आएगा, कुछ नया करना पड़ेगा आपको। अब ड्रोन इन्वॉल्व हो चुके हैं, जहाँ ये हमले हमारी सुरक्षा एजेंसीज़ को अपने आप को एडजस्ट करने की बात करते हैं। और किस चीज़ की करते हैं? ये करते हैं एक कॉन्कॉमिटेंट चेंज की। इसके परिणाम स्वरूप, इसके रिजल्ट्स के तौर पे नतीजन आने वाले एक बदलाव की भी, जो है अप्रोच में भी और लीडरशिप की भी इस स्टेट में। बीरेन्द्र सिंह को भी हटाया जाए और उनकी जगह जो नया आदमी आए वो कुछ अलग काम करे। कह रहे वहीं पे ये चीज़ जो है ना चेंज वाली, ये एक मस्ट है, ये एक ज़रूरी चीज़ है, एक चांस के लिए, मौके के लिए जो दिया जाना चाहिए पीस को या शांति को। तो अटैक से सिक्योरिटी फोर्सेस को सबक मिला कि कुछ नया करना होगा, और वहीं पे सरकार को बदलें और सरकार की अप्रोच को बदलें, बीरेन्द्र सिंह को हटाएं। ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको शांति को एक मौका वहाँ देना है। अटैक्स की वर्ब है कॉल फॉर, चेंज की वर्ब है इज। व्हेन समथिंग इज़ अ मस्ट, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, होनी ही चाहिए, अ मस्ट है। कैलिब्रेट करना, एडजस्ट करना, फाइन ट्यून करना, किसी चीज़ को ढालना, नए तरीके से बनाना। कॉन्कॉमिटेंट, एनसूइंग, रिजल्टेंट, है ना। एक कॉन्कॉमिटेंट चेंज मतलब जो नतीजा आने वाला चेंज हो, पूरी इस प्रोसेस से निकलने वाला जो बदलाव हो, कॉन्कॉमिटेंट चेंज होगा। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। आज का आर्टिकल बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर किसी बच्चे को 40-50% समझ में आया हो तो दिल छोटा मत करना, सभी बच्चों की शुरुआत यहीं से होती है भाई। सारा खेल इस चीज़ का है कि शुरुआत 40% से करके क्या आप 90% तक पहुंचने की हिम्मत रखते हो? क्या आप उस शिद्दत के साथ में रोज़ क्लास लेकर के, खुद से पढ़ के, मेरी हेल्प लेकर के अपने आप को इम्प्रूव करते हो? सब ने 40% से शुरू किया था, 30%, 20% से किया था, जो 90 तक पहुँचे हैं, अपने बूते पे दम से पहुँचे हैं, है ना। तो ये आपके लिए आज का छोटा सा मोटिवेशन है। क्लास में रेगुलर रहो, किसी भी टीचर की लो, मेरी क्लास मत लो, जिस टीचर की आपको समझ में आती है ना उसकी लो, लेकिन रोज़ आपको रीड करना है अगर एग्ज़ाम्स आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक ऐसा मेजर नहीं है, एक ऐसा कदम नहीं है जो आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है वायलेंस को रोकने का? चारों में से कौन सी ऐसी बात है जो आर्टिकल में लिखी ही नहीं हुई, इस वायलेंस को रोकने के लिए सरकार को करना है? क्या सरकार को अप्रोच में चेंज नहीं लाना चाहिए, मतलब ये काम ज़रूरी नहीं है? क्या सरकार को वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप्स को डिसआर्म करना ज़रूरी नहीं है, उनसे हथियार लेना ज़रूरी नहीं है? क्या सरकार को वहाँ के हुंता के जो मिलिटेंट्स हैं, जो म्यांमार से मणिपुर में घुस रहे हैं, उन पर शिकंजा कसना ज़रूरी नहीं है? या फिर सिक्योरिटी मेजर्स को और एडजस्ट करना ज़रूरी नहीं है सिचुएशन के हिसाब से? बड़ा इजी क्वेश्चन है, जिसने ढंग से आर्टिकल पढ़ा होगा 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ट्राई दो एक बार खुद से, फिर मैं करवाता हूँ। देखो जी, तीनों काम जरूरी हैं, A, C और D। B की कोई बात आर्टिकल में नहीं हुई। हुंता के लोगों को, म्यांमार के लोगों को देख करके ड्रोन ज़रूर लगाया गया है, ड्रोन से हमला ज़रूर हुआ है, लेकिन आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हुंता के लोग, मिलिट्री के लोग म्यांमार से मणिपुर में घुस रहे हैं और सरकार को उनको रोकना है। एकदम मनगढ़ंत बात है, इस B को आपको आंसर बनाना होगा, ठीक है ना। इनमें से इस चीज़ का, B का कोई मेंशन नहीं है, बाकी सब चीज़ों का मेंशन ऑलरेडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। आर्टिकल चीफ मिनिस्टर जो बीरेन्द्र सिंह है, उनकी लीडरशिप के बारे में क्या राय रखता है? बड़े अच्छे लीडर हैं, बड़े मजबूत लीडर हैं, विजनरी हैं, किस तरह के लीडर हैं वो? चारों में से क्या उनका कैरेक्टर बताता है लीडरशिप का? आंसर करो भाई, बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। वीडियो को पॉज करना, आंसर करवा रहा हूँ मैं। भाई इनकी लीडरशिप में किसी का भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मणिपुर की 2 सीटें थी लोकसभा की, जो कि बीरेन्द्र सिंह की, मतलब ये तो खड़े नहीं हुए थे इलेक्शन में क्योंकि ये तो सीएम है ना। लोकसभा चुनाव में दोनों सीटें बीजेपी ने खो दी। भाई एक भी तरफ से इनको वोट नहीं पड़े बीजेपी को, ना मैतेई के लोग वोट दे रहे हैं, ना कुकी जू वाले दे रहे हैं, मतलब सरकार बिल्कुल फेल है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज़। चलिए, कंटेंट और कंटेंट के बीच का डिफरेंस पूछा है, अच्छे से करवाया था आपको। सोफिस्टिकेटेड का उल्टा आपसे पूछा है, उल्टा। सोफिस्टिकेटेड यानी बहुत एडवांस्ड, एडवांस्ड का उल्टा क्या होता है? एंट्रेंस्ड होता है, रस्टिक होता है या एडवांस्ड होता है?
ये वर्ड एक्चुअल में करवाने थे मुझे आज, शायद बीच में मैंने मिस कर दिए, फिर भी आप खुद से ट्राई देना, ठीक है ना। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर हर क्वेश्चन के डाल दिए हैं। नीचे जाओ, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में चेक करना, नीचे पिन कमेंट में यू विल सी ऑल द आंसर्स इन द फर्स्ट कमेंट। फीट का क्या मतलब होता है? FEAT, है ना। तो ये वर्ड सेटबैक, डिबैकल, फियस्को, ब्रेक थ्रू, फीट सारे करवाए थे। और चेंज द टैग करना, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी अनलेस नाम के वर्ड की वजह से, या इसके पास दूसरी आपको मिल सकती है इंटेंट नाम के वर्ड की वजह से। अगेन सभी क्वेश्चंस के आंसर वीडियो के नीचे हैं, फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करो और चेक करके बताना ज़रूर कि आउट ऑफ 8 आपको कितने मार्क्स मिले। क्लास कैसी लगी आज की वो भी लिख करके बताना। अच्छी लगी, सब समझ में आई, सब कुछ अच्छा लगा और समझ में आया हो तो PD या PDI लिख दिया करो। पूरा देखा सर, इंटरेस्टिंग लगा, PD या PDI से आपका फीडबैक मुझे मिल जाता है। चलिए मुलाकात देंगे आपसे कल शाम की क्लास में। अंटिल देन, बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है। यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन साइनिंग ऑफ।